नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय चौहान। हमारी खास पेशकश तहलका एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम देखेंगे बारीकी से खबरों को और करेंगे उनका विश्लेषण। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के खबरों के मेन्यू पर। आज की ये 3 प्रमुख खबरें हैं। पहली खबर में हम बात करेंगे तेज प्रताप पर अनुशासन का डंडा चला है, एक वायरल फोटो, और फिर जो सियासत बिहार में इस समय परवान चढ़ी हुई उसकी बात करेंगे, इस खबर का विश्लेषण करेंगे। दूसरी खबर होगी जासूस ब्लॉगर की। आखिर यूट्यूबर और ब्लॉगर क्या जासूसी करने लगे हैं? ज्योति मल्होत्रा केस का पूरा सच आज आपको बताएंगे। इसके अलावा तीसरी खबर में बात करेंगे मॉनसून की दस्तक जो देश के कई हिस्सों में देखने को मिल रही है। इस मॉनसून का भारत के लिए महत्व क्या है, इस मॉनसून का भारत के साथ संबंध क्या है। इसके अलावा यह भी समझेंगे कि आखिर मॉनसून आता कैसे है और मॉनसून है क्या। तो आज तहलका एक्सक्लूसिव में इन 3 खबरों पर हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले तेज प्रताप यादव से। बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। यह फैसला शनिवार 24 मई 2025 को तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया अकाउंट से एक युवती के साथ वायरल हुई तस्वीर के बाद आया है, जिसे लेकर बड़े विवाद ने जन्म ले लिया था। हालांकि यह घटनाक्रम सिर्फ एक तस्वीर का परिणाम नहीं है, सिर्फ एक तस्वीर का रिजल्ट और उसका रिएक्शन नहीं है, बल्कि लालू प्रसाद यादव के परिवार और आरजेडी के भीतर चल रही अंदरूनी खींचतान, अंदरूनी कलह और तेजस्वी यादव के बढ़ते कद का भी नतीजा माना जा सकता है। जी हां, आरजेडी में तेजस्वी यादव का कद हमेशा से ही तेज प्रताप यादव से बड़ा रहा है। और ध्यान रखिए, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं। तो आखिर क्या है अनुष्का यादव विवाद, सबसे पहले इस पर नजर डालेंगे। शनिवार को तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया अकाउंट, विशेषकर जिसे एक्स कहा जाता है, पूर्व में जो ट्विटर था, ट्विटर पर अनुष्का यादव नाम की एक युवती के साथ उनकी एक तस्वीर साझा की गई। इस पोस्ट में यह दावा किया गया था कि तेज प्रताप और अनुष्का पिछले 12 सालों से रिलेशनशिप में हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस पोस्ट के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा बवाल मच गया था। अब विवाद बढ़ने पर कुछ ही देर के बाद तेज प्रताप यादव ने हालांकि उस पोस्ट को डिलीट कर दिया था। उन्होंने यह दावा किया कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया गया है और एआई जनरेटेड तस्वीरों का इस्तेमाल कर उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपको पता ही होगा कि आज के समय में, आज के समाज में और आज के इस जमाने में एआई का कितना इंपॉर्टेंस है और एआई जनरेटेड तस्वीरें और वीडियोस किस तरह से वायरल हो सकती हैं। तेज प्रताप यादव ने भी इन्हीं तस्वीरों का हवाला दिया। हालांकि इस तस्वीर पर इसलिए भी सवाल उठे क्योंकि तेज प्रताप यादव का अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय से तलाक का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में किसी अन्य युवती के साथ, किसी दूसरी लड़की के साथ उनकी तस्वीर, भले ही उसमें कोई भी आपत्तिजनक चीज ना हो, कोई भी आपत्तिजनक स्थिति ना हो, लेकिन उनकी व्यक्तिगत छवि यानी कि उनकी पर्सनल इमेज और पार्टी की नैतिक स्थिति पर भी सवालिया निशान खड़े कर रही थी। अब इस विवाद के बढ़ने के बाद राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने आज के दिन एक कड़ा रुख अपनाते हुए तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। लालू प्रसाद यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि तेज प्रताप की गतिविधियां, सार्वजनिक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार उनके पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार दोनों से दूर करने की बात कही। जी हां, यहां सिर्फ बात पार्टी की नहीं हो रही है, बिहार की राजनीति की नहीं हो रही है, बल्कि इस राजनीति का एक अभिन्न अंग लालू प्रसाद यादव का परिवार भी है। उन्होंने परिवार से भी उन्हें अलग करने की बात कही है। वहीं बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने इस फैसले पर सीधा बयान देने से परहेज जरूर किया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि आरजेडी अध्यक्ष ने मर्यादा को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है और वो इस फैसले को सही मानते हैं। यानी कि छोटे बेटे का बड़ा कद और बड़े बेटे का छोटा कद एक बार फिर से देखने को मिला। वो इस फैसले को सही मान रहे हैं। तेजस्वी के इस बयान से यह साफ है कि वो इस कार्रवाई के पक्ष में हैं और अपनी राजनीतिक राह में किसी भी तरह की बाधा नहीं चाहते हैं। जी हां, बिहार में इस साल चुनाव भी होने हैं और राजनीतिक बाधा, क्या तेज प्रताप यादव की यह तस्वीर उनका एक पोस्ट बन सकता था, इस पर भी बड़े सवाल हैं। तेज प्रताप यादव का निष्कासन केवल एक फोटो का विवाद का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी राजनीति और पारिवारिक समीकरण भी है।
बिहार में कोई भी काम बिना पॉलिटिकल हित के नहीं होता है और बिहार में किसी भी घटना का पॉलिटिकल इंपैक्ट न हो, ऐसा भी नहीं हो सकता है। लालू प्रसाद यादव ने लंबे समय से तेजस्वी यादव को अपना राजनीतिक वारिस या फिर उत्तराधिकारी घोषित किया हुआ है। उन्हें पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई थी। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं, लेकिन बड़ी जिम्मेदारियां हमेशा से ही उन्हें दी गई। हमेशा से ही आरजेडी की तरफ से उन्हें प्रमोट करने की कोशिश की गई। हमेशा से ही लालू प्रसाद यादव के वारिस के तौर पर तेजस्वी यादव को देखा गया, जबकि बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को अपेक्षाकृत छोटा पद दिया जाता रहा। तेज प्रताप अक्सर खुद को दरकिनार किए जाने से नाराज भी रहते थे और कई बार सार्वजनिक रूप से भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके थे। तेज प्रताप यादव के साथ यह माना जाता है कि हमेशा से ही एक अलग तरीके का व्यवहार लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार का रहा है। पार्टी में भी तमाम पद, बड़े बड़े पद से उन्हें हमेशा ही दूर रखा गया है। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में आरजेडी की पूरी कमान तेजस्वी यादव के हाथों में है। पहले भी थी और आने वाले समय में भी रहेगी। पार्टी नहीं चाहती कि तेज प्रताप यादव के विवादित बयान या फिर उनका व्यक्तित्व, उनका आचरण या फिर उनके ये पोस्ट तेजस्वी यादव की छवि और पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर नकारात्मक असर डाले, क्योंकि आरजेडी इस टारगेट को लेकर के चल रही है कि इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में उनका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। खासतौर पर सरकार बनाने की दिशा में वो अपनी सोच को आगे लेकर के चल रहे हैं। इस कार्रवाई को तेजस्वी यादव की क्लीन इमेज बनाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। तेज प्रताप यादव पहले भी कई बार विवादों में रहे हैं, चाहे वो सरकारी अधिकारियों को धमकाने का मामला हो या पार्टी के भीतर ही अपने लोगों से उलझना हो। ऐसी घटनाओं से पार्टी की छवि को नुकसान होता था। यह निष्कासन उनके अनियंत्रित व्यवहार पर भी अंकुश लगाने की एक कोशिश हो सकती है, उसके रूप में भी इसे देखा जा सकता है। मर्यादा और अनुशासन के रूप में भी इसे देखा जा सकता है। लालू प्रसाद यादव के बयान में मर्यादा और संस्कारों पर जोर दिया गया है। यह दर्शाता है कि पार्टी और परिवार दोनों के लिए तेज प्रताप यादव का आचरण अब असहनीय हो गया था। उनका जो व्यवहार था, पहले से जो चलता आ रहा था, वो मर्यादा के विपरीत हो गया था। इसलिए मर्यादा का पाठ पढ़ाने के लिए भी यह एक्शन देखा जा रहा है। अब इससे आरजेडी को संभावित क्या फायदा हो सकता है, क्योंकि जब पॉलिटिकल हितों की बात हो ही रही है तो यह भी जानना चाहिए कि आरजेडी को इस काम से फायदा क्या हो सकता है। आरजेडी को उम्मीद है कि इस कार्रवाई से पार्टी में अनुशासन का संदेश जाएगा और तेजस्वी यादव की छवि एक गंभीर और जिम्मेदार नेता के रूप में मजबूत होगी, जो चुनावी साल में पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है। यह दिखाता है कि पार्टी व्यक्तिगत विवादों से ऊपर उठकर राजनीतिक एजेंडे पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहती है। अब इसका संभावित कुछ नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि बिहार की राजनीति में किसी भी घटना के प्रोज एंड उसके नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकते हैं। कुछ विश्लेषकों का यह मानना है कि इस निष्कासन से परिवार के भीतर कलह और भी ज्यादा बढ़ सकती है, जिसका राजनीतिक नुकसान भी हो सकता है। तेज प्रताप यादव का अपना एक समर्थक वर्ग भी है और इस फैसले से वो समर्थक वर्ग नाराज भी हो सकता है, क्योंकि तेज प्रताप यादव का व्यवहार, उनका आचरण, उनके सोशल मीडिया के पोस्ट या फिर उनका लाइफस्टाइल जैसा भी हो, उनके पास समर्थक भी अच्छे खासे हैं और उनके समर्थक इस फैसले से नाराज हो सकते हैं कि तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। हालांकि मौजूदा स्थिति में पार्टी नेतृत्व ने इसे एक आवश्यक कदम माना होगा और आवश्यक कदम मानने के बाद ही इस पर कोई एक्शन पार्टी की तरफ से लिया गया। तो यानी कि बिहार की राजनीति में इस समय इस सोशल मीडिया पोस्ट से, अनुष्का और तेज प्रताप यादव की सोशल मीडिया पर डाली गई तस्वीर से, जिसमें उनको कथित रूप से गर्लफ्रेंड कहा जा रहा था, इस पोस्ट ने एक राजनीतिक उठापटक और खलबली जैसा माहौल बनाया हुआ है, जिसका नतीजा यह रहा कि लालू प्रसाद यादव को अपने बड़े बेटे को ही पार्टी और परिवार से अलग करने की बात कहनी पड़ी। तो यह था पूरा विश्लेषण बिहार की राजनीति में हुए इस ताजा घटनाक्रम का। अब इसका इंपैक्ट आने वाले चुनाव में क्या पड़ेगा, यह तो आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन जासूसी किस तरह से हो रही है, खासतौर पर व्लॉगर्स क्या जासूस बन रहे हैं, ये चीजें देश के सामने लगातार आ भी रही हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे और जासूसी की ही बात करेंगे। जासूसी के शक में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के दूसरे टूर के समय ही सुरक्षा जांच एजेंसियों की रडार पर आ गई थी। ये जानकारियां सामने आई हैं। करीब 1 साल से ज्योति इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी की निगरानी में थी। उसकी सभी तरह की एक्टिविटीज पर आईबी और खुफिया एजेंसियां अपनी नजर रख रही थी। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव यानी कि पीआईओ के संपर्क में रहने पर ज्योति पर शिकंजा कस दिया गया। सूत्रों के अनुसार पहली बार ज्योति मल्होत्रा 2023 में पाकिस्तान गई तो उसे सामान्य तौर पर लिया गया।
क्योंकि कोई भी व्लॉगर भारत पाकिस्तान आता जाता रहता है। अपनी यात्राओं के लिए और अपने कंटेंट के लिए व्लॉगर इस तरह के काम करते हैं, इस तरह के ट्रिप बनाते हैं जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान जैसे देश में जाना शामिल है बल्कि दुनिया के दूसरे देशों की यात्राएं करके वहां से रिलेटेड कंटेंट यूट्यूबर और व्लॉगर बनाते हैं। लेकिन इसके बाद वो 2024 में दूसरी बार पाकिस्तान गई तो वो पाकिस्तानी एम्बेसी से जुड़े दानिश के संपर्क में आ गई। वहां पर दानिश के परिचित के साथ कमरे में वो 4 घंटे तक भी रही, ऐसी भी जानकारियां सामने आई। इसके बाद जांच एजेंसियों ने ज्योति मल्होत्रा को रडार पर लेना शुरू कर दिया। यानी कि पहली बार जब वो पाकिस्तान गई तब जांच एजेंसियों ने इसे सामान्य तौर पर ही लिया, जैसा कि बाकी लोग करते हैं। लेकिन दूसरी बार जब वो गई और पाकिस्तानी एम्बेसडर से जुड़े हुए एक व्यक्ति के साथ जब वो मुलाकात करती हैं तो उसके बाद ज्योति मल्होत्रा को रडार पर लिया जाता है। तीसरी बार ज्योति करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में पहुंची थी। वहां उसने पाकिस्तान के पंजाब राज्य की सीएम मरियम शरीफ का इंटरव्यू भी लिया था। यहां ज्योति को वीआईपी ट्रीटमेंट मिला था और इस इंटरव्यू और वीआईपी ट्रीटमेंट के बाद एजेंसियों ने उसकी निगरानी और भी ज्यादा बढ़ा दी। यानी कि शक एजेंसियों का गहराता चला गया जब ज्योति मल्होत्रा तीसरी बार पाकिस्तान गई और वहां के जो अधिकारी हैं या फिर जो पॉलिटिशियंस हैं उनका इंटरव्यू करने लगी। इसके बाद निगरानी बढ़ा दी गई और इसके बाद ही उसकी हिस्ट्री को खंगाला जाने लगा। पहलगाम की घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान दूतावास से जुड़े दानिश को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया था। दानिश के संपर्क के लोगों की भी पड़ताल की जाने लगी। इसमें ज्योति की उससे कई बार बातचीत का रिकॉर्ड भी मिला है। ज्योति ने पहलगाम की घटना के बाद भी एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उसने पाकिस्तान की आलोचना नहीं की बल्कि पाकिस्तान की आलोचना के बजाय भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और सैलानियों पर ही सवाल उठाए। यहां से शक और ज्यादा गहराता चला गया। एजेंसियों को ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के संपर्क में होने के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कि सबूत भी हैं। कॉल डिटेल रिकॉर्ड मिलने के बाद एजेंसियों ने इन सभी साक्ष्यों के बाद पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को 16 मई को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने ज्योति का मोबाइल, लैपटॉप जांच के लिए मधुबन फॉरेंसिक लैब में भेजा हुआ है। अभी लैपटॉप का डेटा नहीं मिल पाया है। ज्योति के पिता के पास कीपैड वाला एक सामान्य फोन था जिसे जांच के लिए भेजा गया तो उसमें भी कुछ नहीं मिला। कॉल डिटेल्स, मैसेज की जांच के बाद ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा का मोबाइल लौटा दिया गया। ज्योति के लिए वीजा लगवाने में मदद करने वाले हरकीरत के मोबाइल की डिटेल्स भी पुलिस को नहीं मिली है। पुलिस को सबसे ज्यादा उम्मीद ज्योति के लैपटॉप के डेटा से है। ज्योति मल्होत्रा को 16 मई 2025 को हिसार में जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उस पर आरोप है कि वो पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में थे। दानिश को 13 मई को भारत में जासूसी करने के आरोप में निष्कासित कर दिया था, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं। और ज्योति पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। अब ज्योति कौन है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। वो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए 12 लोगों में से एक है, जिसमें पाकिस्तान से जुड़े एक जासूसी नेटवर्क के सक्रिय होने का संदेह जताया जा रहा है। पाकिस्तानी संपर्क इसमें क्या कहते हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार ज्योति मल्होत्रा नवंबर 2023 से दानिश के संपर्क में थी। ऑनलाइन पाकिस्तान समर्थकों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नागरिकों की भर्ती करने का आरोप है उस पर। पाकिस्तान की उसने यात्राएं की थी, धार्मिक वीजा लेकर के पाकिस्तान की यात्रा की थी। शुरुआती जांच में पता चला कि पाकिस्तान के प्रसिद्ध यूट्यूबर जीशान हुसैन के लगातार संपर्क में वो थी। ज्योति कथित तौर पर जीशान के साथ मिलकर पाकिस्तान की सकारात्मक छवि को पेश करने और प्रचार प्रसार करने का काम कर रही थी। संवेदनशील जानकारियों को साझा करने का भी आरोप है कि ज्योति संवेदनशील जानकारियों को साझा कर रही थी। जांच में उसके मोबाइल फोन से पाकिस्तानी दूतावास के कर्मचारी दानिश और आईएसआई अधिकारी अली एहसान से व्हाट्सएप चैट के विवरण भी मिले। उन्होंने कबूल किया है कि कुछ पाकिस्तानी एजेंटों के मोबाइल नंबर फर्जी नाम से सेव किए गए थे। मध्य प्रदेश पुलिस की पूछताछ भी उससे हुई है। मध्य प्रदेश पुलिस ने भी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की उनकी यात्रा को लेकर उनसे पूछताछ की, लेकिन इस पूछताछ में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला, क्योंकि ज्योति का जब ट्रैक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है तो इसमें उसकी बाकी यात्राएं और उसकी जो डिटेल्स है वो भी जानी जा रही है। अब पुलिस हिरासत और जांच इसमें चल रही है। हिसार जिला न्यायालय ने ज्योति मल्होत्रा को पुलिस हिरासत में भेजा था। पुलिस उनके बैंक खातों की डिटेल्स और डिजिटल संचार की जांच भी कर रही है। उसके 3 मोबाइल फोन और 1 लैपटॉप भी फॉरेंसिक विवरण के लिए जब्त किए गए हैं। अब क्या ज्योति एक सुपर जासूस थी?
हिसार के पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने कहा है कि अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि ज्योति के पास किसी भी सैन्य या रक्षा संबंधी संवेदनशील जानकारियों तक पहुंच थी और वो सुपर जासूस थी, क्योंकि ऐसा अमूमन होता नहीं है कि भारत की कोई भी सीक्रेट जानकारी किसी भी ऐरे गहरे कोई यूट्यूबर हो या ब्लॉगर हो या फिर कोई भी व्यक्ति इसको हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही एक संवेदनशील मामला होता है और बहुत ही सीक्रेट मामला होता है। हालांकि ये पुष्टि हुई है कि वो उन व्यक्तियों के संपर्क में जरूर थी जिन्हें वो पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव जानती थी। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक रूप से प्रसारित हो रही ज्योति की हस्तलिखित डायरी यानी कि हाथ से लिखी हुई डायरी पुलिस के पास नहीं है और झूठी जानकारी न फैलाने का आग्रह भी किया गया है। अन्य जासूसों से उसका क्या संबंध था? जांच में यह भी सामने आया था कि ज्योति मल्होत्रा के अलावा कई अन्य जासूसों को भी अलग अलग राज्यों से पकड़ा गया और उसकी भी दानिश के साथ कनेक्शन सामने आए हैं। अब उसकी एक पाकिस्तानी बहन का उसको समर्थन मिला है। ज्योति की पाकिस्तानी बहन हीरा बतूल ने सोशल मीडिया पर उसके समर्थन में बयान दिया और उसे निर्दोष भी करार दिया। तो यानी कि ज्योति ने जो किया और पुलिस की जांच में जो मिला वो सब बातें हमने आपको बताई। इससे यह भी समझना चाहिए कि यूट्यूबर और ब्लॉगर जो लगातार दूसरे देशों में, खासतौर पर पाकिस्तान जैसे देशों में ट्रैवल करते हैं, क्या उन सभी की अब जांच होनी चाहिए? क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये कहावत आपने अक्सर सुनी होगी। क्योंकि आप ज्योति की इस हरकत के बाद और उसके खिलाफ मिल रहे सबूतों के बाद अब क्या बाकी के यूट्यूबर्स और व्लॉगर भी सरकार के या फिर खुफिया एजेंसियों के रडार पर आ सकते हैं? ये भी एक समझने वाली बात है। बहरहाल अब बात करेंगे तीसरी खबर में मानसून को लेकर। केरल के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून महाराष्ट्र पहुंच गया है। इसके अगले 3 दिनों में मुंबई और कुछ अन्य हिस्सों में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। यह आमतौर पर 7 जून के आसपास महाराष्ट्र और 11 जून के आसपास मुंबई पहुंचता है। हम मानसून की बात कर रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने रविवार को बताया कि मानसून रविवार को अरब सागर, कर्नाटक और पूरे गोवा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, उत्तरी बंगाल की खाड़ी और मिजोरम के कुछ हिस्सों, मणिपुर और नागालैंड के कुछ हिस्सों में पहुंच गया है। मानसून की उत्तरी सीमा देवगढ़, बेलगावी, हावेरी, मांड्या, धर्मपुरी, चेन्नई, आइजोल, कोहिमा से होकर गुजरती है। आईएमडी ने कहा है कि मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल हैं। महाराष्ट्र में तटीय कोंकण और मुंबई में पिछले 2 दिनों से भारी प्री मानसून की बारिश हो रही है। इससे पहले दक्षिण पश्चिमी मानसून ने शनिवार को केरल में अपनी दस्तक दी थी। यह 2009 के बाद भारतीय मुख्य भूमिका में इसका सबसे जल्दी आगमन है। यानी कि साल 2009 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब मानसून इतनी जल्दी केरल तक पहुंच गया है। उस समय यह 23 मई को दक्षिणी राज्य में पहुंचा था। आमतौर पर मानसून केरल में 1 जून को दस्तक देता है। हालांकि सबसे पहले 1918 में 11 मई को मानसून ने केरल में दस्तक दी थी। अब देरी से मानसून के आने का रिकॉर्ड क्या है? 1972 में था जब मानसूनी बारिश 18 जून से शुरू हुई थी। पिछले 25 सालों में सबसे देरी से मानसून का आगमन साल 2016 में हुआ था, जब मानसून 9 जून को केरल में प्रवेश किया था और इस बार वो 23-24 जून के आसपास केरल में प्रवेश कर चुका है। यहां पर ये चीजें बदलते मौसम, ग्लोबल वार्मिंग और जो पर्यावरण के प्रति चिंताएं हैं उनको भी दर्शाती है। इस पर हम आगे बात करेंगे। पिछले साल 30 मई को दक्षिणी राज्य में मानसून ने दस्तक दी थी। पिछले साल 30 मई को आया था। 2023 में मानसून 8 जून को आया था। 2022 में 29 मई को आया था। 2021 में 3 जून को आया था। 2020 में 1 जून को, 2019 में 8 जून को, 2018 में 29 मई को केरल पहुंचा था। यानी कि इसका हम एवरेज निकालें तो केरल में जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो 28 मई से 3-4 जून के बीच में पहुंचता था, लेकिन इस बार मानसून काफी जल्दी आ गया। आईएमडी ने अप्रैल में 2025 के मानसून सीजन में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान लगाया था। यानी कि अप्रैल में आईएमडी ने अनुमान लगाया था कि इस साल सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून तक केरल में दस्तक देता था। इसके बाद 8 जुलाई तक ये पूरे देश को कवर कर लेता था। ये 17 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिम भारत से पीछे हटना शुरू करता है और 15 अक्टूबर तक मानसून भारत से पूरी तरह से वापस चला जाता है। यानी कि बरसात का सीजन खत्म हो जाता है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक मानसून की शुरुआत की तारीख और पूरे देश में मौसम के दौरान होने वाली बारिश के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। केरल में जल्दी या देर से आने वाले मानसून का मतलब यह नहीं है कि यह देश के अन्य हिस्सों में भी उसी हिसाब को कवर करेगा। यानी कि यह जरूरी नहीं है कि अगर केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून बहुत जल्दी आ गया तो पूरे देश भर में इतनी ही जल्दी आएगा। इसका कोई सीधा सीधा संबंध नहीं है।
अब हम मानसून की बात तो कर रहे हैं, मानसून में बरसात होती है, बरसात में दिक्कतें भी हो सकती हैं, जल भराव भी हो सकता है, पहाड़ों पर भूस्खलन और आपदा जैसी स्थितियां भी आ सकती हैं जो आपने इससे पहले भी देखी होगी। लेकिन क्या मानसून के नुकसान ही नुकसान है? इसका कुछ इंपॉर्टेंस भी है। तो अब हम बात करेंगे मानसून के इंपॉर्टेंस पर। मानसून, जिसे भारतीय संदर्भ में अक्सर जीवनदायिनी कहा जाता है, ये एक बड़ा मौसमी पवन प्रणाली है, यानी कि ये एक वृहद मौसमी पवन प्रणाली है जो कि हवा के रूप में, प्रणाली के रूप में काम करता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु पर एक गहरा प्रभाव डालती है। मॉनसून सीजन ये सिर्फ एक बारिश का मौसम नहीं है, बल्कि एक जटिल जलवायु घटना है जो देश की कृषि, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को सीधे सीधे प्रभावित करता है। यह इंपॉर्टेंस है मॉनसून का। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो मॉनसून एक मौसमी पवन प्रणाली है जो बड़े पैमाने पर हवा के प्रवाह की दिशा को उलट देती है। यह मुख्य रूप से भूमि यानी कि जमीन और समंदर के बीच तापमान के अंतर के कारण उत्पन्न होता है। अब दक्षिण पश्चिम मॉनसून भारत में प्रमुख मॉनसून है। यह जून से लेकर सितंबर तक सक्रिय रहता है। गर्मियों के दौरान भारतीय भूभाग समुद्र की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है, यानी कि भारत को जो जमीन वाला हिस्सा है वो गर्मियों के समय में जब ज्यादा गर्म होता है, इससे भूमि पर कम दबाव का क्षेत्र बनता है और हिंद महासागर के ऊपर अपेक्षाकृत ठंडा और उच्च दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है। परिणाम स्वरूप हवाएं उच्च दबाव वाले हिंद महासागर से कम दबाव वाले भारतीय भूभाग यानी कि लैंड एरिया की तरफ बहना शुरू कर देती है और उच्च दबाव से कम दबाव की तरफ बहने वाले इन हवाओं को ही मॉनसून कहा जाता है। ये हवाएं अपने साथ भारी मात्रा में नमी लेकर के आती हैं, जिससे भारत के अधिकांश हिस्सों में व्यापक रूप से बारिश होती है। यानी कि समंदर से आने वाली हवाएं अपने साथ नमी जब लाती हैं तो ये दक्षिण पश्चिम मॉनसून कहलाता है, सरल शब्दों में। अब भारत के लिए मॉनसून की अहमियत को कम करके कभी भी नहीं आंका जा सकता है। यह देश की अर्थव्यवस्था और जीवन शैली का एक अविभाज्य अंग है। कृषि की रीढ़ है। भारत की लगभग 50% से अधिक भूमि कृषि भूमि है और अभी भी मॉनसून की बारिश पर निर्भर करती है। यह किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जल का स्रोत है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई के अन्य साधन सीमित हैं। फसलों के लिए आवश्यकता क्या है? चावल, गन्ना, दालें, बाजरा जैसी खरीफ की फसलें जो कि गर्मियों में बोई जाती हैं, मॉनसून की बारिश पर अत्यधिक निर्भर करती है। एक अच्छा मॉनसून एक अच्छी फसल की पैदावार को सुनिश्चित करता है, जबकि एक कमजोर मॉनसून खराब फसल होने और सूखे का कारण बन सकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मॉनसून एक बड़ा सहारा देता है। कृषि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक आधार है। मॉनसून की अगर अच्छी बारिश होती है तो ग्रामीण आय में भी बढ़ोतरी होती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ती है और समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। एक कमजोर मॉनसून कृषि उत्पादन को कम कर सकता है, यानी कि मॉनसून अगर खराब रहे, बारिश ठीक से न हो तो यह कृषि पर असर डाल सकता है, जिससे खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाती है और मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ सकती है। एक अच्छा मॉनसून खाद्य आपूर्ति को स्थिर रखता है और कीमतों को नियंत्रित करने में मदद करता है। यानी कि मॉनसून अगर खराब रहा तो महंगाई भी आपको देखने को मिल सकती है, खाने पीने की चीजों में या फिर सब्जियों में, फलों में। पर्यावरण और पारिस्थितिकी संतुलन में भी मॉनसून का बहुत अहम योगदान है। मॉनसून वर्षा भारत की समृद्ध जैव विविधता, वनों और वन्य जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। यह पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, तापमान को भी नियंत्रित करता है। मॉनसून की बारिश भीषण गर्मी से राहत भी दिलाती है, जैसा कि दिल्ली, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों में हुआ है, और तापमान को नियंत्रित करने में मदद भी करती है। हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण मॉनसून के पैटर्न में एक अनिश्चितता देखी गई है। अनियमित वर्षा, सूखे की लंबी अवधि और अत्यधिक वर्षा की घटनाएं अब अधिक आम हो गई है। यानी कि या तो आपको सूखा दिखेगा या बहुत ज्यादा बारिश कहीं पर दिखेगी या फिर बारिश में कोई डिसबैलेंस आपको देखने को मिलेगा। ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ एक बड़ी चिंता का विषय है। ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता है, क्योंकि इससे कृषि, जल सुरक्षा और समग्र आर्थिक स्थिरता पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। यानी कि मॉनसून अगर खराब रहे तो दिक्कतें हो सकती हैं, और मॉनसून में काफी सारा परिवर्तन इसलिए दिख रहा है क्योंकि दुनिया इस समय पर्यावरण की समस्या से जूझ रही है। ग्लोबल वार्मिंग काफी ज्यादा हावी होता जा रहा है। ये थी आज की 3 खबरें जिन पर हमने बारीकी से विश्लेषण किया। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी दूसरे कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।